बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट जो हम सेशन अटेंड किया है आप लोगों ने, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फूड साइकिल के बारे में डिस्कस हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के आदाब और किस तरह से वो क्या ग़िज़ा लिया करते थे, जो एक्चुअली हमारे बायोलॉजिकली बॉडी के साथ रिलेट करती है ना? आज हम लोग इंशाल्लाह ना स्लीप साइकिल देखेंगे और किस तरह कुरान और सुन्ना जो है स्लीप पैटर्न को किस तरह से रसूलुल्लाह की जो स्लीप पैटर्न है वो साइंस के साथ रेजोनेट करते हैं। इंशाल्लाह आज डाइव इनटू करेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, "Verily there is for you a good example in the messenger of God, for whoever hopes for Allah and the last day and remembers Allah often." तो रसूलुल्लाह की सुन्नत जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले 2 अहम बात जो बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस चीज़ की मोहताज नहीं कि साइंस उसको वैलिडेट करे और ऐसा नहीं कि अगर साइंस उसे वैलिडेट करेगी तो हम उसे अपनाएँगे और नहीं वैलिडेट करेगी तो नहीं अपनाएँगे। बल्कि इसके बरअक्स ये है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत से जो बातें जो आज तक साइंस नहीं बता पाई, हमें वो ढूँढना है। और दूसरी बात ये कि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन है ना, जो लास्ट वाले सेशन में वो फूड साइकिल में भी आप लोगों ने देखा था और अभी भी जो हम लोग करेंगे, ये मोस्टली ये जो पैटर्न और रूटीन जो अख़ज़ किया गया है, ये मदीने के दौर से किया गया है, जब एक रियासत कायम होने के बाद एक पैटर्न उनके लाइफ में था जो वो फ़ॉलो कर पाते थे, तो उससे अख़ज़ किया गया है। लेकिन हम लोग जैसे जानते हैं ना कि मक्की दौर में बहुत परसिक्यूशन होते थे उन लोगों पर और बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता था। तो इस वजह से एक पैटर्न मक्का दौर से नहीं मिलता है बल्कि ये हमें मदनी दौर से मिलती है। अब ऐसे देखा जाए तो जो भी हदीस मिलती है, आप इशा से लेके फ़जर के वक़्त तक का कह लें, तो इन तमाम हदीसों को अगर एक पॉइंट आउट करके एक शॉर्ट लिस्ट अगर बनाया जाए, तो क्या-क्या मिलता है कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह फ़ॉलो किया करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने वुज़ू करने का हुक्म दिया कि सोने से पहले वुज़ू किया जाए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे, सोने के पहले की जो दुआ है और जैसे सूरह बकरा की आखिरी दुआ आयत और भी दीगर दुआ जो हम लोग जानते हैं। मैं दुआ में ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगी। फिर तीसरी कि वो अपने दाएँ करवट सोया करते थे और अपने हाथ को गाल के नीचे देकर सोया करते थे। चौथी चीज़ जो हमें मिलती है उनके स्लीप रूटीन से रिलेटेड वो ये है कि वो जिस जगह सोने वाले होते थे, उस जगह को क्लीन करके, साफ करके फिर सोया करते। पाँचवीं चीज़ कि अंधेरा करके सोया करते थे। छठी चीज़ वो इशा के बाद का जो पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट है ना, इशा के जस्ट बाद पहली जो पार्ट है, उसमें सोया करते थे। फिर उठ जाया करते थे और यानी कि हाफ़ ऑफ द नाइट गुज़रने के बाद वो जो तहज्जुद का वक़्त होता था, वो पार्ट में वो उठा करते थे और जब रात को 1/6 पार्ट बचा होता था, यानी कि जस्ट फ़जर से थोड़ी देर पहले, उसे वो क़यालुल्लाह किया करते थे, यानी कि एक शॉर्ट नैप लिया करते थे। और फिर दोपहर के वक़्त जैसे हम लोग जानते हैं आफ्टर ज़ोहर वो एक शॉर्ट नैप लिया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये सारी पॉइंट जो हम लोगों ने देखी, हम लोग उसको एक-एक करके समझेंगे। पहले वुज़ू की बात करते हैं। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, वैसे सबको ये सारी हदीसें पता ही होंगी कि सोने से पहले रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि वज़ू कर कर सोना चाहिए। बस एक हदीस मैं यहाँ पे नोट डाउन की हूँ जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर एक इंसान पाकी की हालत में सोता है, ठीक है? इस पे इमाम नबवी कहते हैं कि पाकी से मुराद ये नहीं है
कि आप लाइक वुज़ू इज़ ऑब्वियसली फ़र्ज़ तो नहीं है, बट ये है कि पाक साफ़ होकर सोना चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पाकी की बात हुई है कि पाकी की हालत में जब एक इंसान सोता है, तब फ क्या कहते हैं, फ़रिश्ते अगर उसके दाएँ जानिब और बाएँ जानिब उसकी हिफ़ाज़त करते हैं और वो पूरी रात जो है ना, वो बहुत अच्छे से स्पेंड करता है और बेसिकली उसका प्रोटेक्शन होता है। लेकिन वुज़ू का ख़ुसूसन यहाँ पे बहुत सारे रोल है और भी हदीसें आती हैं, जिससे पता चलता है कि करना बहुत बेहतर है। इससे क्या होता है ना, शैतान एंटर नहीं कर सकता है बॉडी में और दूसरी बात फ़जर में उठने के लिए शैतान वसवसा डालने का उसको कोई स्पेस नहीं मिलता है। अगर इसकी साइंटिफिक बेनिफिट्स आप पूछें और अगर साइंस से इसको जोड़ा जाए तो ये पता चलता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है और बहुत बेसिक बात है कि रात में सोने से पहले अगर हम लोग अपने चेहरे पे पानी डाल के सोएँ और अपना चेहरा क्लीन रखें, ठीक है? तो क्या होता है ना, कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी तरह का कोई भी अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़्म जो आपके बॉडी में मौजूद हो रात भर जो एक्टिविटीज़ करने वाला था वो नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आप वॉश नहीं मौका मिलती है, जिसमें वो एक्टिविटीज़ करता है एंड देन इट टर्न्स आउट टू पिंपल, एक्ने या जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये एक साइंटिफिक बेनिफिट है उसका। अब दूसरी बात जो की थी वो दाएँ जानिब सोने की, कि दाएँ करवट में सोना। Prophet sallallahu alaihi wasallam is reported by Imam Muslim to have said, "Whenever you go to bed, perform ablution like that for the prayer and lie on your right side." कि वुज़ू कर लिया करो और दाएँ जानिब सोया करो। चलिए हम लोग आगे बात करें। तो अब दाएँ जानिब सोने की क्या-क्या इम्पोर्टेंस दिखती है? अगर यहाँ पे जैसे मैंने वो कोट किया है, आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन पे। In a 2007 study conducted by Australian researcher and published in the peer review publication, the Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice Researchers stated that the side lying position significantly protects against waking cervical, scapular and arm pain and significantly promoted high sleep quality rating. So basically ये जो पोजीशन होता है ना, साइड लाइन पोजीशन जिसको एक्चुअली कहते हैं लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन, ये पोजीशन आपके हार्ट के लिए बहुत सही पोजीशन होता है और बहुत सारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एनालिसिस किया गया है, यानी कि मतलब इस पोजीशन में इंसान को सुलाकर जब उसका हार्ट को टेस्ट किया गया है, जिसको कार्डियक वेगल एक्टिविटी कहते हैं, तो ये देखा गया है कि कार्डियक वेगल एक्टिविटी जो हार्ट के अंदर होती है ना, वो सबसे बेहतरीन ये राइट लैटरल क्यूबिटस पोज़ीशन में होती है कि जब बंदा दाएँ जानिब होकर सो रहा है, ठीक है? और इसके अलावा जो चीज़ से रसूलुल्लाह ने मना किया था, वो है कि अपने स्टमक के ऊपर सोना। जैसे आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, स्लीपिंग ऑन योर साइड, स्लीपिंग ऑन योर बैक इज़ अलाउड एंड स्लीपिंग ऑन योर स्टमक इज़ नॉट गुड। ये रसूलुल्लाह ने भी मना किया था और आज साइंस भी यही कहती है। अगर आप अपने बैक पे सोते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो एक रिलैक्सिंग पोज़ीशन होता है और रसूलुल्लाह उस पोज़ीशन में भी सोया करते थे और वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी एक प्रॉपर रेस्ट देता है। If you must sleep on your side, do it on your right side, not your left. Sleeping on the left side causes your lung, stomach, liver to press against your heart, causing stress on an organ that most of us find quite useful. सो बहुत सारे ये पिक्चर से भी आप लोग को मसला दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड सोने से क्या मसला होता है और राइट साइड सोने से क्या मसला नहीं होगा। इसके ज़्यादा साइंस में मैं नहीं जा रही, बस ओवरऑल कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी वो बेहतर होता है। जैसे मैंने कार्डियक वेगल एक्टिविटी का कहा और इसके अलावा स्टमक फंक्शनिंग के लिए भी और स्टमक के ऊपर भी कोई ज़ोर नहीं पड़ता। अब जो उल्टा सोते हैं, जिसके रसूलुल्लाह ने मना किया कि अपने पेट के ऊपर जो सोते हैं, साइंस भी कहती है कि पेट के ऊपर सोना वो बहुत सारे डिज़ीज़ कॉज़ कर रहा है। इनफैक्ट सिड्स यानी कि फीवर किसी का माइक अनम्यूट है आई थिंक। सिड्स यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा पाया गया था, ठीक है? और इस पे स्टडी किया गया कि ये क्यों हो रहा है, तो पता चला कि जो बच्चे इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी कि बच्चे की सडन डेथ हो रही है और वजह नहीं पता चल रहा।
तो क्या पता चला कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग अपने पेट के ऊपर सोया करते थे। ये समझ पा रहे हैं ना कि पेट के ऊपर सोना, उल्टा होकर सोना, ठीक है? तो वो बहुत सारा मसला कॉज़ करता है। बैक पेन एक्सटेंड क्या-क्या यहाँ लिखा है देखें, लोअर बैक इनटू एक्सटेंशन एंड दिस जैम्स योर फेसेस एंड शॉर्टन योर मसल्स और बहुत सारे इसके अलावा भी दीगर इश्यू हैं। और सबसे बड़ी बात जो सिट्स का स्टडी में आपको बताई, जो पता चला कि बच्चों में डेथ रेट बढ़ चुका था विदाउट एनी रीज़न। तो वो ये इसी वजह से था क्योंकि वो लोग अपने पेट पे सोया कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि टर्निंग ऑफ द लैम्प बिफोर स्लीपिंग कि रात को अंधेरे कर कर सोना। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Put out lamps when you go to bed, shut the doors and cover water and food containers." सो अभी साइंस ये बताती है ना कि जब लाइट ऑन में अगर आप सोते हैं तो आपके स्लीपिंग जो हार्मोन है लाइक मेलाटोनिन वो एक्टिवेट नहीं होता जिसकी वजह से आप वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाएंगे जो आप अंधेरे में ले सकते हैं According to American National Sleep Foundation, exposure to light stimulates a nerve pathway from eye to the part of the brain that control hormones, body temperature, and other function that plays a role in making us feel sleepy or wide awake. ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, वो आपको बॉडी में एक एक्टिवेशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आपके वो सारे न्यूरॉन्स ट्रिगर हो जाते हैं जो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाएँगे। अब इसके बाद जो 5वीं चीज़ थी, स्लीपिंग इमीडिएटली आफ्टर इशा अंटिल आफ्टर मिडनाइट, अंटिल अप टू मिडनाइट, ठीक। Imam Bukhari narrates that the Prophet ﷺ said, "One should not sleep before the night prayer, not have discussion after it." तो रात की जो नींद है ना, वो रसूलुल्लाह मोस्टली ईशा के बाद लिया करते थे और ईशा के बाद ये पसंदीदा नहीं है कि किसी से भी बातचीत में या गुफ्तगू में मुब्तला हुआ जाए। और हम ल एक औ मतलब बहुत सारे ऐसे हदीस हैं, मैं सारी हदीस नहीं मेंशन कर रही हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस चीज़ को बहुत नापसंद किया करते थे और वो ये चेक रखते थे कि लोग जो है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं जगें ताकि वो फजर मिस ना कर दें, ठीक है? तो ईशा के बाद ज़्यादा बात करना नापसंदीदा है और ईशा ईशा के पहले सोना नापसंदीदा है। क्यों? अगर आप ईशा से पहले यानी मगरिब और ईशा के दरमियान या मगरिब से पहले अगर आप सो जाते हैं, तो फिर रात में नींद जल्दी नहीं आती। सो दैट अल्टीमेटली वो आपका पूरा स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। अब रिसर्चर मेंशन्स आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं स्क्रीन के रिसर्चर्स मेंशन सेवरल साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ स्लीपिंग अर्ली, लेस नेगेटिव थॉट्स, being more optimistic, patient and relaxed and less short tempered, irritable and stressed. तो ये सारी साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं अगर एक बंदा सवेरे सोता है। वो ज़्यादातर चीज़ों को पॉज़िटिवली देखेगा, नेगेटिव थॉट्स कम आएँगे, रिलैक्स होगा, एंग्ज़ायटी और ये सारी चीज़ों से भी प्रिवेंशन होगा। एक स्टडी में ये भी है कि डिप्रेशन जिन लोगों में पाया गया है, वो मोस्टली इनसोम्निया के शिकार होते हैं क्योंकि उनकी रात में सही से नींद नहीं होती, ठीक है? आपकी काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ईज़ियर टाइम मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्लीप साइकिल से मिलता है, वो है सेगमेंटेड स्लीप। It was the blessed habit of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he would sleep after Isha prayer and then awake around the middle of the night. Thereafter, he would stay awake, including to engage in Tahajjud prayer, and then sleep again when about 1/6 of the night was left until when Fajr time would start. तो ये उनका स्लीपिंग पैटर्न था, ठीक है? ये ईशा के बाद सो जाना और फिर मिडल ऑफ द नाइट में वो उठ जाते थे और फिर जगते थे तहज्जुद के लिए और नमाज़ और दुआ के बाद वो फिर एक शॉर्ट नैप लेते थे जो मतलब वो आखिरी पहर होता है वो फजर से जस्ट पहले वाली। अगर इसकी साइंटिफिकली आप बात करें, साइंटिफिकली बात बाद में करेंगे, पहले इस वक़्त का जो एक एसेंस है ना, इसको बहुत लोगों ने जो जिन लोगों ने जो साइंटिस्ट या जो बड़े-बड़े लोग गुज़रे हैं, जो जिन्होंने बहुत कुछ इन्वेंट किया है, सोसाइटी को देकर गए हैं, उन लोगों ने भी इस वक़्त का बहुत फ़ायदा उठाया है। और ये देखा गया है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के बाद से ये सेगमेंटेड स्लीप मतलब सो रात में सोए, फिर रात के बीच में उठ रहे हैं और फिर तहज्जुद पढ़ रहे हैं और फिर दोबारा शॉर्ट नैप ले रहे हैं। ये सेगमेंटेड स्लीप ये वाला
एक तसव्वुर जो है, एक पैटर्न जो है, ये बिल्कुल ही खत्म हो गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं और जो नॉर्मली भी हैं, लोग ऐसा किया करते थे क्योंकि इस वक़्त का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, वो जो स्पेशली तहज्जुद वाला वक़्त है। एक साइकोलॉजिस्ट है बीएफ स्किनर, वो रात में सोने वक़्त वो अपना पेपर और पेन अपने बेड साइड में रखा करते थे, कि रात में जब वो उठेंगे उस टाइम पे, तो वो अ, उस वक़्त अपना कुछ काम या राइटिंग वो कर पाएँगे। और ऐसे सिर्फ़ उनका नहीं है, ऐसे बहुत-बहुत सारे हैं, आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट हैं और भी बहुत लोग हैं, थॉमस जेफरसन, और ये सारे लोगों ने ना ये वक़्त का बहुत फ़ायदा उठाया है, एंड नॉट टू मेंशन निकोलस टेस्ला। वो इस वक़्त पे मैक्सिमम वो ये कहा करते थे कि ये रात का ये पहर में उनको ऐसा फ़ील होता था ना कि ऐसे आइडियाज़ आते थे जो उनको एक्चुअली दिन में कभी नहीं आता था। डॉक्टर्स रिव्यू देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में, डॉक्टर्स रिव्यू स्टेट दैट व्हेन वी लॉन्च द प्रैक्टिस ऑफ सेगमेंटेड स्लीप, सेगमेंटेड मतलब समझ रहे हैं ना कि ब्रेक कर कर के सोना, ब्रेक यानी कि वो सोए फिर उठें फिर थोड़ा सा सो रहे हैं, फिर दोपहर में आप थोड़ा सो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, पॉलीफेजिक स्लीप। एक फेज में आप स्लीप नहीं ले रहे। हम लोग जो सोते हैं कि एक बार सोए रात में सुबह उठ रहे हैं, वो मोनोफेजिक स्लीप है। ये क्या, ये किस कौन सी स्लीप की बात हो रही है, पॉलीफेजिक स्लीप मतलब बहुत सारे फेज में। The doctor's review state that when we lost the practice of segmented sleep, we meddled with our circadian rhythm and asked very poignantly, could the loss of this nighttime immersion in dream, quantification, and meditative merging with the divine be at least partly responsible for the current proliferation of anxiety and disorder which often leads to sleeplessness? Basically, डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जब ये सेगमेंटेड स्लीप पैटर्न खो गया सोसाइटी से और लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट ये देखा गया है कि ये सोसाइटी में मूड डिसऑर्डर, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर और ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, इसका एक इफ़ेक्ट इज़ बिकॉज़ स्लीप इज़ मोनोफेज़िक स्लीप एंड नॉट पॉलीफेज़िक स्लीप। पॉलीफेज़िक स्लीप के खुद के बहुत बेनिफिट्स हैं, वो खुद में एक सेशन बन सकता है इनफैक्ट, बट मैं उतने डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंटायर स्लीप पैटर्न की बात करें, तो आप लोग बेसिक जानते ही हैं इसलिए हम और डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी बोलते चलें, एक हार्मोनल बात है इसलिए, एक हार्मोन ट्रिगर होता है कि एक इंसान का जो नेचुरल टेंडेंसी है ना, मान लीजिए अगर जब वो तहज्जुद में उठता है और फिर वो दोबारा आ रहा है सोने के लिए, ठीक है? जस्ट फजर से कुछ देर पहले। आप मान लें आप 3 बजे तहज्जुद पढ़ के फिर 3 टू 4:30 आप नैप ले रहे हैं। सो रिसर्च ये कहती है कि यहाँ इस दौरान जब आप नैप लेते हैं, तहज्जुद पढ़ने के बाद सोएँ और दोबारा जो नैप ले रहे हैं, एक वेव ऑफ आपके अंदर एक थकावट का वेव रहता है, मतलब एक थकावट वाली जो चीज़ रहती है ना, वो बिल्कुल रिज़ॉल्व हो जाता है ड्यू टू सर्ज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एक हार्मोन है जिसके जो जब आप ये ऐसे उठते हैं रात में और फिर जब सोते हैं ना, तब ये हार्मोन ट्रिगर होता है और वो आपको एक बहुत बेहतरीन और हेल्दी स्लीप देता है। और ये भी पता चला है रिसर्चर्स के थ्रू कि कैलुला जो होता है ना, जो दोपहर के वक़्त जो थोड़ा-सा सोया करते थे रसूलुल्लाह, उसकी वज़ह से मेमोरी कंसोलिडेशन, यानी जो भी चीज़ें आप दिन भर में कर रही हैं, याद करने की जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपको मेमोरी में रिटेन करवाना है, तो उसको उसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। वो बहुत बेहतरीन होता है अगर हम लोग कैलुला करते हैं, शॉर्ट नैप्स लेते हैं। अब अगर बात करें कि फ़जर के बाद क्या करते थे रसूलुल्लाह, ये हम लोग सब जानते हैं कि वो फ़जर के बाद नहीं सोया करते थे और उन्होंने कहा कि या अल्लाह बरकत दे मेरी उम्मत को उनके सुबह के कामों पर, है ना? तो फ़जर के बाद की ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंस है, वो उस वक़्त आपका कॉग्निटिव परफ़ॉर्मेंस बहुत हाई होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होता है, मेंटल हेल्थ भी उससे बेहतर होता है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो माइक अनम्यूट करके मुझे कह दीजिएगा बिकॉज़ मुझे वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना। कैलुला से रिलेटेड हदीस मैं बयान कर देती हूँ एक कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उम्मे सुलैम जो है ना, वो रसूलुल्लाह के लिए दोपहर के वक़्त
एक मामूल की तरह वो एक लेदर का शीट बिछा दिया करती थी क्योंकि वो आएँगे मिड डे नैप लेने के लिए, ठीक है? और इसके अलावा भी बहुत सारी हदीसें हैं, मैं सब नहीं बयान करी, बस एक बताती हूँ कि रसूलुल्लाह ने कहा कि जो शॉर्ट नैप होता है लिया जाता है, टेक अ शॉर्ट नैप फॉर डेविल्स डू नॉट टेक नैप। मुसलमानों को चाहिए कि वो शॉर्ट नैप लिया करें क्योंकि शैतान नहीं लिया करता। लेकिन वही मसला है, अगर हम लोग मोनोफिज़िक स्लीप करके उठते हैं ना कि एक ही बार में पूरा सोकर उठ रहे हैं, तो फिर वो आपको पॉसिबल नहीं होता है, वो शॉर्ट नैप लेना। और इसके हज़ारों बेनिफिट्स हैं, कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाता है, मेमोरी कंसोलिडेशन बढ़ाता है और भी तरह-तरह की चीज़ें हैं, जो मैं इतने डिटेल में नहीं जा रही। ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, पॉलीफ़ेज़िक स्लीप का डायग्राम है ये। ये क्या दिखा रहा है कि अ, ये रात का स्लीप है, जो क्या कहते हैं 3.5 आवर्स है। फिर उसके बाद 2.5 2 एंड अ हाफ आवर अगर आप मान लें, तहज्जुद के बाद आप सो रहे हैं, फिर ऑलरेडी ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं होता है और एक छोटा कैलुला जो होता है वो फ़जर ज़ोहर के बाद। तो बेसिकली ये पॉलीफ़ेज़िक का डायग्राम है। अब हम लोग आते हैं ना स्लीप साइकिल की तरफ, यानी कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा स्लीप पैटर्न था कि वो किस तरह क्या-क्या एक्टिविटीज़ होता था ईशा टू फजर और वो किस तरह अपनी स्लीप को मैनेज करते थे, कितना पार्ट सोते थे, कितना पार्ट जगते थे। अब हम लोग थोड़ा साइंस समझते हैं कि जब आप सोते हैं तो होता क्या है? अच्छा, स्लीप साइकिल बताने से पहले एक बात बताती चलूँ कि मेमोरी कंसोलिडेशन क्या होता है समझ लें। लाइक हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ दिन भर करते हैं या मान लीजिए आप पढ़ाई कर रही हैं, आप कुछ भी याद कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो ब्रेन में स्टोर तभी होता है जब बंदा सोता है। क्यों? जब वो नींद में होता है, तब क्या होता है वो सारी चीज़ें उसकी ब्रेन में थ्रू न्यूरल पाथवेज़ वो जाती है और वो जाके मतलब परमानेंट होता है, हिप्पोकैम्पस में जाता है। मैं उतना डिटेल में नहीं जानना चाह रही, बिकॉज़ ऑब्वियसली सब कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं होता है। तो बेसिकली वो चीज़ आपके ज़हन में रिटेन हो जाता है और वो आपके ज़हन में परमानेंट होता है। दैट इज़ व्हाई स्लीप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग स्लीप साइकिल समझेंगे, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन में N1, N2, N3 एंड REM, है ना? तो N1 क्या है? N1 इज़ द इनिशियल फेज़। इनिशियल फेज़ यानी कि जैसे ही आप बेड पे गिरे हैं और अभी आपको नींद पड़ी नहीं है बट अब नींद आ रही है और उस वक़्त एक्चुअली ये सारा जो स्टडी है ना ये किस तरह किया गया है कि ये स्लीप साइंस इंस्टीट्यूट्स में किया जाता है कि वहाँ पे आपके ब्रेन में वो ईईजी लगाकर वो उसको रीड किया जाता है, ठीक है? ब्रेन वेव्स को स्टडी किया जाता है बेसिकली। तो ब्रेन वेव्स में क्या देखा गया है, एन1 फेज़ जो है उसमें अल्फ़ा और बीटा वेव्स होता है कि आप बस सोने के प्रोसेस में जा रही हैं और लेकिन कोई भी एक्टिविटी अगर होगा तो आपको सुनाई जा रहा है। कोई भी मान लीजिए कोई एंटर किया है रूम में या कोई कुछ कर रहा है तो वो सब आपको पता चल रहा है, वो एन1 फ़ेज़। अब एन2 फ़ेज़ क्या है? एन2 फ़ेज़ में क्या है कि अब आपका पहले से थोड़ा गहरा हुआ है नींद लेकिन ऐसा है कि अगर कोई आपको उठाएगा तो आप उठ जाएँगे, ठीक है? इट्स नॉट दैट डीप। उसके बाद एन3 फ़ेज़ जो है, उस फ़ेज़ में क्या होता है कि अब आपके मसल्स एंड बॉडी एंड न्यूरॉन्स जो है ना वो काफ़ी हद तक रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन अ, क्या कहते हैं, इतना भी रिलैक्स नहीं कर रहे हैं कि लाइक आप मतलब अगर आपको कोई बहुत ज़ोर से शेक करेगा ना तो आप उठ जाएँगे, ठीक है? बट वो एक डीप स्लीप फ़ेज़ है। पूरा ये एन1, एन2 एंड एन3 इज़ अ फ़ेज़ जिसमें आपको ईज़िली उठाया जा सकता है। ये आप बस समझ लें इन शॉर्ट बात। लेकिन एन1 बहुत कच्चा नींद है कि अभी तक आपको नींद पड़ा ही नहीं है काइंड ऑफ। एन2 फ़ेज़, एन3 फ़ेज़ इनफैक्ट एन4 फ़ेज़ भी होता है। एन1 फ़ेज़ की अगर बात करें ना तो एन1 फ़ेज़ जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है? 3 टू 5 मिनट्स। फिर एन2 फ़ेज़ उससे ज़्यादा होता है, वो अराउंड 60 मिनट्स लेता है। और फिर उसके बाद आता है आपका एन3 फ़ेज़ जो कि दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 20 मिनट्स। ओवरऑल आपका स्लीप साइकिल 120 मिनट का होता है, ठीक है? एन3, एन4 अब ये वैरी करते हैं, ज़रूरी नहीं है आप एन1 से ही शुरू कीजिएगा। आप बहुत
थके हुए होंगे तो आप डायरेक्ट एन3 में भी जा सकती हैं, ठीक है? ये बेसिकली स्लीप का स्टेजेज़ है कि आपको कितना गहरा नींद कितना गहरा होता जा रहा है। अब एक फ़ेज़ आता है, ये सारा नॉन रेम है, एन1, एन2 जो कह रहे हैं ना ये नॉन रेम फ़ेज़ है। रेम क्या है? उसे रोटेशन अ, ऑफ रोटेशन आई मूवमेंट कहते हैं, यानी कि आई बॉल का मूवमेंट, ठीक है? आप वैसे छोड़ दें रेम क्या होता है, नहीं जानने की ज़रूरत है। बस कहने का मतलब है कि एन1, एन2 में नींद थोड़ा ऐसा होता है कि उठाया जा सकता है। रेम में क्या होता है, यहाँ पे होता है मसल पैरालिसिस। मसल पैरालिसिस यानी कि आप इस गहराई में होते हैं नींद के कि आप अ, अगर उस वक़्त मूवमेंट्स करना चाहें ना, मतलब अगर उस वक़्त आपको कोई उठाए तो वो बहुत मुश्किल है उठना। मतलब आप जल्दी नहीं उठेंगे, बहुत बार शेक देना पड़ेगा तब आप उठेंगे। इस फ़ेज़ में क्या होता है, यहाँ पे आपकी रोटेशनल आई मूवमेंट यानी इत आपके आई बॉल्स जो हैं रोटेट करना स्टार्ट हो जाते हैं और एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेकफुलनेस। इस फ़ेज़ को भी एक वेकफुल स्टेज कहा जाता है। वेकफुल स्टेज क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली अवेक नहीं होती हैं, मतलब आप ज़ाहिरी तौर पे दुनिया के लिए अवेक नहीं होती हैं, लेकिन आप अपनी नींद में अवेक हो जाती हैं। ये वो फ़ेज़ है जहाँ आप सपना देखती हैं, बहुत विविड ड्रीम, चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आएँगी और वो सारा एक्टिविटीज़ होता है, चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? क्योंकि अब आपका ब्रेन वापस से फ़ंक्शन कर रहा है। क्या हो रहा है कि आपके ज़हन में जो भी डेटा है, सारा दिन का डेटा हो या जो भी पहले का डेटा मौजूद हो, वो सारी डेटा को न्यूरॉन जोड़ रहा है, जोड़कर आपको इमेज बना रहा है, इमेज बनाकर दिखा रहा है। तो आप इंटरनली अवेक हो चुकी हैं। आपका आई बॉल का जो मूवमेंट है वो रैपिड हो चुका है, रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है? और जिसकी वजह से आप चीज़ें बहुत क्लियरली देख पा रही हैं और अगर क्या कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन की बात करें तो इस वक़्त मेमोरी कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छा होता है कि जो भी सारे दिन का आपका डेटा है ना, वो सारे आपके ब्रेन में अच्छे से जाके स्टोर हो जाता है। और यही वाला सपना है जो बेसिकली आपको याद रहे। तो इसका क्या मतलब समझे कि एन1, एन2 और एन3 में सपना नहीं देख सकते? एन1 में तो नहीं देख सकते, लेकिन एन2 एंड एन3 में आप सपना देखेंगे, लेकिन वो चांसेज़ है कि आपको सपना क्लियर याद ना रहे, ठीक है? ये विविड ड्रीमिंग फ़ेज़ होता है कि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली याद रहती हैं। अब हम लोगों ने जो स्लीप पैटर्न पढ़ा है, उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जब हम लोग वो कैलुला करते हैं ना, यानी कि नौ नैप लेते हैं, तो उसमें फ़ायदा ये होता है ना कि मुझे एक मोनोफ़ेज़िक स्लीप में क्या है यार, मुझे एन1 भी करना होगा, एन2, एन3, एन4, उसमें बहुत टाइम भी जाता है, तब जाके रेम मिलता है। लेकिन अगर अगर आप बहुत थके हाल में होंगे, तो आप डायरेक्ट एन3 डीप स्लीप में चले जाएँगे और फिर उसके बाद रेम फ़ेज़ में चले जाएँगे। तो उससे साइंटिस्ट्स ये भी कहते हैं कि एन1 और एन2 का वैसे भी कुछ ख़ास ज़्यादा अ, इफ़ेक्ट नहीं है, इफ़ेक्ट मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर डायरेक्ट किसी को एन3 एंड रेम मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। अब एक ज़रूरी बात जो मेरा रिसर्च है वो मैं प्रेज़ेंट करना चाह रही हूँ कि बुखारी और मुस्लिम में ये आया है और ये बहुत ही फ़ेमस हदीस है, आप लोग सबको ही सुने होंगे कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पे सो रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं पे उनके साथ थे रात में और फिर वो रात को उठते हैं, वुज़ू करते हैं और तहज्जुद के लिए खड़ा होते हैं और फिर वो भी उनके साथ नमाज़ के लिए खड़ा होते हैं, लेकिन बाएँ जानिब जाके खड़े होते हैं, लेकिन वो रसूलुल्लाह उनको टान के दाएँ जानिब कर देते हैं। खैर, ये मेरा पार्ट ऑफ कंसर्न नहीं है, पार्ट ऑफ कंसर्न उसके बाद है, क्या है तहज्जुद की नमाज़ के बाद रसूलुल्लाह फिर दोबारा जाकर सो जाते हैं, जो कैलुला वो किया करते थे। और उसके बाद इब्न अब्बास कहते हैं कि उनकी नींद में मतलब वो सोने वक़्त जो आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ आ रही थी, जिसको स्कॉलर्स तशरीह करते हैं कि वो डीप ब्रीथ थी, ठीक है? डीप ब्रीथ की वज़ह से वो आवाज़ आता है। और फिर जब मुअज़्ज़िन अज़ान देते हैं, तो रसूलुल्लाह बगैर वुज़ू किए चले जाते हैं नमाज़ को। तो अब ये मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि और एक हदीस आती है, इसको पहले ही पढ़ लेते हैं, तब फिर कनेक्ट करने में आसानी होगी, जिसमें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, ये लंबा हदीस है जो आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं आपको इन शॉर्ट बात बताती हूँ। वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं कि जब मैं सोता हूँ, तो मेरा हार्ट और मेरा माइंड ये दोनों नहीं सोता, ठीक है? यानी कि
उनका हार्ट और माइंड अवेक रहता है, ऑल्दो उनका जिस्म सोता है। और एक हदीस है जिसमें बनी इसराइल के कुछ लोग क्वेश्चंस के लिए जाते हैं रसूलुल्लाह के पास उनके प्रॉफिटहुड चेक करने के लिए, तो 4 क्वेश्चन उनको करते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर आप वाक़ई नबी हैं तो फिर बताएँ कि नबी का नींद कैसा होता है? तो फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उसकी कसम जिसने तुम्हारे ऊपर तौरात नाज़िल की कि क्या तुम्हें नहीं पता एक नबी जब सोता है तो उसका हार्ट यानी कि उसके दिल और उसका ज़हन जगा होता है। अब ये बात, ये हदीस और पहले वाली हदीस आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रही होगी ना, कि पहले वाली हदीस में इब्न अब्बास कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह की आवाज़ आ रही थी स्नोरिंग की, स्नोरिंग तो नहीं, खैर डीप ब्रीथ की आवाज़ आ रही थी। और फिर हम लोग इस हदीस में पढ़ रहे हैं कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मेरा दिल सोना ना जब मैं सोता हूँ तो मेरा दिल नहीं सोता, दिमाग नहीं सोता। अब मसला क्या है ना कि इसको जब स्कॉलर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि ये इस्लाम Q&A का क्वेश्चन है, किसी ने क्वेश्चन किया था कि I read some hadith about the way in which the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam slept. Some of the reporters mentioned that his wives and companion would know that the prophet was sleeping from his deep breath or audible breathing. When I told one of the brother about that, he said this is not possible because breathing deeply or audibly is contrary to what we know of the perfect characteristics of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And if this were true, he would be aware of it because he did not really sleep and he would have dealt with it. तो ये उनका जो क्वेश्चन है वो क्या है बेसिकली कि ये दोनों हदीस जो साथ में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो इसका जो जवाब भी दिया गया है, तो जवाब में फ़ोकस इस बात पे डाला गया है कि वो वर्ड जो है ना अरबिक का उसका मीनिंग आ रहा है कि डीप ब्रीथिंग, कि रसूलुल्लाह डीप ब्रीथ लिया करते थे जिसकी आवाज़ आ रही थी। लेकिन दूसरे हदीस में भी और भी शरह में ये भी आता है कि वो आवाज़ जो है वो नोज़ से आ रही थी। अगर हम नोज़ की आवाज़ की बात करें तो फिर वो स्नोरिंग के ही तरफ जाता है, ठीक है? लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस चीज़ पे अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली पढ़ना ही नहीं है कि वो डीप ब्रीथ की आवाज़ थी या वो स्नोरिंग की आवाज़ थी या वो क्या थी। क्योंकि जब रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मेरा हार्ट नहीं सोता और मेरा दिमाग नहीं सोता, तो इसका मतलब ये हो निकलता है अगर साइंटिफिकली इसको समझें, कि रसूलुल्लाह की नींद में और उन्होंने ये सारे नबियों के लिए भी कहा है कि नबियों का दिल नहीं सोता। रेम फेज़ नहीं हुआ करता था क्योंकि मसल अटोनिया यानी कि मसल पैरालिसिस होता है रेम फेज़ में। आप जब रेम फेज़ में चली जाएँगी, तो होता क्या है ना रेम फेज़ में अगर मसल पैरालिसिस ना हो, तो उस वक़्त लोग सपना देखते हैं। अगर वो सपना आप जो देख रही हैं, आप उसको फ़िज़िकली कैरी आउट करना शुरू कर देंगी। यानी कि जो लोग नींद में चलते हैं और ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो सपना को इनैक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको मसल अटोनिया नहीं होता। ये एक प्रॉब्लम है नहीं होना, ठीक है? सो रसूलुल्लाह ने या हदीस में मतलब हदीसों से ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह उस फ़ेज़ में जाया ही नहीं करते थे, कि वो उनकी नींद कभी इस तरह पड़ती ही नहीं थी कि वो बेखबर हो जाएँ। बाकी दुनियावी जो भी चल रहा है बाहर उससे। अब स्नोरिंग की जहाँ तक बात रही स्नोरिंग हो, डीप ब्रीथिंग हो या जो भी हो, क्योंकि अगर आप डीप ब्रीथिंग की भी देखेंगी, तो अगर उस पे भी अगर स्टडी करें, तो उसमें भी नॉइज़ होता है और फिर ख़ैर इतना डिटेल में नहीं जानना, जो भी। कहने का मतलब ये है कि स्नोरिंग जो है वो नॉन रेम फ़ेज़ में होता है। ये जो भी हम लोग नॉन रेम फ़ेज़ कर रहे थे ना, ये नॉन रेम फ़ेज़ में स्नोरिंग होता है। स्नोरिंग आपका रेम फ़ेज़ में नहीं होता। तो ये जो भी आवाज़ निकलता है, हम लोग के माइंड क्या बना हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है, माइंड ये बना हुआ है कि हम लोग जब बहुत गहरी नींद में होते हैं, तब स्नोरिंग करते हैं। लेकिन स्नोरिंग गहरी नींद में होता है, जिसको डीप स्लीप कह रहे हैं, लेकिन वो नॉन रेम फ़ेज़ का है। यानी आप अपना कॉन्शियसनेस लूज़ नहीं किए हैं। लेकिन रेम में क्या होता है, आप अपना कॉन्शियसनेस खो देते हैं, ठीक है? क्योंकि अब इंटरनली आपका माइंड और ब्रेन अवेक है और आप दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, अब आप एक विविड ड्रीम देख अगर ये कहा जाए कि नबी रेम फेज़ एंटर नहीं करते थे, तो क्या ये गलत हो सकता है? आप लोग प्लीज़ बताइएगा इसके सेशन के बाद Q&A में। लेकिन और एक बात ये भी आती है कि रसूलुल्लाह और तमाम नबियों का ख़्वाब सच्चा होता है, ये हम लोग जानते हैं ना? तो
रेम फेज़ का जो ख्वाब होता है ना, साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो ख्वाब है, ये मोस्टली आपके दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं, आप उसी को सिनेरियोज़ को लेते हैं और जोड़ते हैं और एक पिक्चर बनता है, ठीक है? इट इज़ मोस्टली व्हाट यू हैव फेड योर ब्रेन और वो मोस्टली ट्रू नहीं होता कि आप बस वही चीज़ या तो रिपिटेटिव देख रहे हैं या कुछ एक नया कहानी बन रहा है। लेकिन चूँकि नबी का ख्वाब सच्चा होता है, तो वो नॉन रेम में जो ख्वाब है, ये भी मुमकिन है ना कि रसूलुल्लाह जो भी ख्वाब देखते थे, वो नॉन रेम फ़ेज़ में देख रहे हों। क्योंकि रेम फ़ेज़ के जो ड्रीम्स के बारे अगर आप स्टडी करेंगी, तो ये आता है, तो इट इज़ मोस्टली वेरी इमेजिनेटिव। वो एक ख़याली पका होता है इंसान के ज़हन का और जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में चलता है, ठीक है? Adrenergic subcells activate neurons in the ventral medial medulla which causes release of GABA and glycine. GABA and glycine inhibitory hormones हैं, यानी कि वो पैरालाइज़ कर देते हैं। तो बेसिकली मैं ये लाइन इसलिए यहाँ कोट की थी, ये बताने के लिए कि रसूलुल्लाह को ये पैरालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि नबी का ना दिल सोता है, ना दिमाग सोता है और ना ही वो उस तरह की गहरी नींद में पड़ते थे कि मसल अटोनिया हो जाए। दूसरी बात स्नोरिंग का जहाँ तक रहा कि स्नोरिंग नॉन रेम में होता है और रेम में नहीं होता, उसका मैं रिसर्च पेपर से भी वो निकाली हूँ, आप लोग देख सकती हैं स्नोरिंग इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5 5वां लाइन में आ जाइए, देखिए स्नोरिंग इंडेक्स वाज़ हायर इन स्लो वेव स्लीप। स्लो वेव स्लीप कब होता है? नॉन रेम में होता है, ठीक है? कंपेयर्ड टू S2 एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है? स्नोरिंग इंडेक्स रैपिड आई मूवमेंट में नहीं यहाँ पे तो लो दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ये भी है कि रेम फेज़ में स्नोर होता ही नहीं है, मोस्टली इट इज़ नॉन रेम। तो खैर ये आपके सामने प्रेज़ेंट किए एंड ऑब्वियसली इट इज़ ओपन फॉर क्रिटिसिज़्म। इसके अलावा एक बात जो किया जा सकता है वो है अस्हाबे कहफ और उनका इतने साल तक सोना। एक्चुअली उसपे रिसर्च हुई है जिसमें अस्हाबे कहफ की नींद को कहा जाता है एक्चुअली मैं वो आयत यहाँ पे कोट नहीं लाई हूँ, अगर मैं वो ले आई होती तो ज़्यादा बेहतर से एक्सप्लेन कर पाती। अगर किसी को आयत 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सूरह कहफ में जो अस्हाबे कहफ का वाक़या है, जहाँ पे ये बात आती है कि वो लोग लंबी टाइम तक सोए थे, फ़ैक़ज़हन वहुम रुक़ूद। तो वहाँ पे नींद का जो वर्ड यूज़ होता है ना देखिए कुरान में डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हुआ है स्लीप के लिए। अगर इसका हम एनालिसिस करें, तो ये सारे वर्ड्स एक-एक फ़ेज़ को एक्सप्लेन करता है। कोई नॉन रेम N1 को बता रहा है, कोई N2 को बता रहा है, कोई N3 को बता रहा है, कोई N4 को बता रहा है, कोई रेम को बता रहा है। तो रेम का एग्ज़ाम्पल हम आपके सामने दे रहे हैं जो कुरान में मौजूद है। अयक़ज़हन वहुम रुकूद, रुकूद जो है ना वो एक्चुअली रेम की बात हो रही है और इसको थ्रू रिसर्च पब्लिश किया गया है। ठीक है? ये ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर है, जिसमें ये बताया गया है कि अस्हाबे कहफ रेम फ़ेज़ में थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला उस आयत में क्या कह रहे हैं अ, वो एक्चुअली सो रहे थे, दे वर असलीप बट द पीपल अराउंड देम थॉट दैट दे आर अवेक। लोगों को ये लग रहा था कि वो जगे हैं, लेकिन वो सो रहे हैं। अब रेम फेज़ में हम आपको बताएँ इंटरनली क्या होता है, आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, आप विविड ड्रीमिंग कर रहे हैं। उसी दौरान जो करवट होता है ना कि करवट बदलना एंड वो सारी एक्टिविटी वो रेम फेज़ में ही करते हैं। मसल अटोनिया होता है, मसल अटोनिया नहीं हो, तो आप अपने ड्रीम को इनैक्ट करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स रहता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है? कि उस वक़्त आपका आई बॉल बहुत अ, जल्दी-जल्दी मूव करता होता है। तो यहाँ पे इस पेपर में ये बताया गया है कि अस्हाबे कहफ जो हैं, वो एक्चुअली रेम फ़ेज़ में थे। वो जो इतना अरसा वो गुज़ारे हैं सोते हुए, वो रेम फ़ेज़ में गुज़ारे हैं। इसलिए हुआ क्या
कि लोगों को लग रहा है कि वो जगह थे, मतलब अगर उनको देखा जाता तो लगता है कि वो जगह हैं, लेकिन वो एक्चुअली सो रहे थे। ये रेम फेज़ को बयान किया गया। इसके अलावा और कि और तो कोई बात नहीं है जो मुझे नया मिला हो। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। ईज़िली हदीस के थ्रू असहाब कहफ की जो नींद थी उसको डिफ़ाइन किया और बहुत सारे जो इस टाइम पे रिसर्चर हैं तफसीरुल कुरान के साइंटिफिक मोड में वो इस चीज़ को कोड भी करते हैं। और लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ये कितने दिन तक वैरी कर सकता है? क्योंकि कोई भी शख्स जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अम्बिया का आपने यहाँ पे ज़िक्र करा और उन्हीं के थ्रू आपने इसको रेफ़रेंशियल दिया है। तो उन लोगों की नींद तो आपने बताया कि वो सेगमेंटेड थी। फॉर अ टाइम बीइंग 2 घंटे, 3 घंटे या ढाई घंटे, डेढ़ घंटे की नींद थी। समटाइम्स 1 घंटे की भी सफिशिएंट होती थी। बट यहाँ पर तो उनका कोई कंपैरिज़न ही नहीं आ रहा है सब असहाब कहफ का कि इतना 309 इयर्स और कहाँ ये कि साढ़े 3 घंटे। तो क्या कंपैरिज़न है? हम उसको कैसे रिलेट करें? कितने टाइम तक कोई चीज़ इस मोड में कैरी ऑन कर सकता है? और क्या ये जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं या जैसे कि अभी आपने बताया कि उन्होंने फरमाया कि जो मोमिन है उनका कल्ब और जो ज़हन है, अक्ल है वो नहीं सोती है और बाकी सारा जो जिस्म है वो पैरालाइज़्ड मोड में चला जाता है, मसल्स का। तो ये आप कितनी देर के लिए इसकी टाइमिंग होती है? ये आप मुझे बताएँ साइंटिफिकली। आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? जी, आ गया। रेम फेज़ की जो टाइमिंग होती है वो ज़्यादा देर की नहीं होती, वो 10 टू 20 मिनट्स के अराउंड होती है। और आपका जो पहला सवाल था ना, जिसमें आप ये कह रही थी कि ये असहाबे कहफ इतना लंबा टाइम सो रहे हैं और फिर हमें स्लीप साइकिल से वो मिल रहा है कि वो पैटर्न सेगमेंटेड स्लीप का। तो देखिए असहाबे कहफ के साथ तो एक अलग मामला था जहाँ पे अल्लाह ताला ने उन्हें सुला दिया था उतने लंबे टाइम तक। कहने का मेरे यहाँ मौक़िफ़ ये है कि ये सारा फ़ेजेज़ ऑफ स्लीप जो मैंने आपके सामने रखा N1, N2, N3, N4 रेम ये सारे कुरान में मौजूद हैं। एक्चुअली मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था जिसकी वज़ह से मैं और भी चीज़ें पीपीटी में इंक्लूड नहीं कर पाई, लेकिन वो सारा कुरान के जितने सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना स्लीप के लिए, वो सारे एक-एक फ़ेज़ को एक्सप्लेन करता है। कभी मौका हुआ इंशाअल्लाह तो उसपे हम लोग और डिटेल बात कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रेम फ़ेज़ कुरान से मिलता है। हमें खुद कुरान बता रहा है कि रेम फ़ेज़ है। वो जो आयत है ना कुरान की मैं वही बता रही थी, जहाँ पे पता चलता है कि असहाबे कहफ देखने से लग रहा था कि वो जगें हैं, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि वो आपके आपका जो भी पॉइंट्स जो आप इसमें नहीं ऐड कर पाई हैं, आप नेक्स्ट सेशन अपना टू बी कंटिन्यू करें और हम चाहेंगे कि आप उसको और डिटेल करें इंशाल्लाह। तो आप उसको आगे कंटिन्यू ऐड ऑन करें और हमें एक नेक्स्ट सेशन इसी के साथ स्लीप साइकिल का और ऐड करके दें, प्रिपेयर करके। हमें और डिटेल चाहिए। आर यू रेडी? और देखिए अगर बाकी हाँ, कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हाँ, तो बेसिक फिर चीज़ है वो कीजिए। आप लोगों को समझ में आया लाइक जो फ़ेज़ेज़ की बात मैंने की और वो जो 4 फ़ेज़ होता है स्लीप का, जो एक्चुअली कुरान उसके दलाइल नहीं, खुद दे नहीं, रहा है। जितने भी कुरान में आपने कहा ना कि कोड है आपके पास ऑलरेडी रेफरेंस का, वो सारा का सारा डिटेल हमें चाहिए। वो सारा का सारा आप ऐड ऑन करें नेक्स्ट सेशन में। इंशाअल्लाह, ज़रूर। इंशाल्लाह जी, हम वेट करेंगे आपका। नेक्स्ट सेशन आपका ही रखेगा इंशाल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को देखा गया है जिनको नींद नहीं आती, उनके साथ अजीब-अजीब हो रहा होता है। नींद तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो इंसान फ़ंक्शन नहीं कर सकता। एक एग्ज़ाम्पल तो मैंने आपको मेमोरी कंसोलिडेशन का बताया कि जब इंसान सोता है ना, तो सारी एक्टिविटीज़ जो उसने किया है, वो उसके ज़हन में जो चीज़ उसके हिप्पोकैम्पस में जाना चाहिए, यानी कि जो स्टोर होना चाहिए, वो होता है, ये एक बात है। और ऑब्वियसली आपके मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, आपका बॉडी रिलैक्स कर रहा है, आपका न्यूरॉन्स रिलैक्स कर रहा है, सब कुछ रिलैक्स आपकी रिलैक्सिंग पोज़ीशन में आप जा रही हैं। तो वो आपको रिस्टोर करता है फॉर अनदर डे।
और जैसे मैंने कहा कि नींद के अमाउंट पे ड्यूरेशन पे बात आ सकती है। ऐसे कहा जाता है कि 7-8 घंटे नींद चाहिए, लेकिन आप कोई भी साइंटिस्ट को उठा के देख ले 7-8 घंटा नहीं सोता, ठीक है? तो मसला मैं ये कह रही हूँ कि ये कैलुला का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप खुद आज़माई होंगी कि कभी आप बहुत थकी आ रही हैं, तो कहीं से आई हैं, आप आधे घंटे में जो बॉडी फ्रेश होता है ना, वो पूरे रात की नींद से नहीं होता। तो होता क्या है ना कि हम लोग के लिए स्पेशली जो नॉर्मल पीपल हैं, हम लोग जब सोते हैं ना तो डायरेक्ट रेम में चले जाते हैं। जब आप बहुत थकी होंगी, रेम तो छोड़ दें, बेसिकली एन4 की बात कर रही हूँ मैं, डीप स्लीप। रेम में आप जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती। अच्छा, और एक बहुत ज़रूरी बात जहाँ पे जानना है ना, कि सारे फेजेस से गुजरना ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम एक कोई फेज जब सो रहे हैं तो शायद हम डायरेक्ट एन3 से एंटर कर रहे हों, या एन3 टू वापस एन2, एन2 टू एन3 और रेम आए ही ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक सीरीज में नहीं जा रही है कि आप एकदम एन1, एन2, एन3, एन4 पूरा फॉलो करेंगे, नहीं। इट डिपेंड्स। और ये सारे फेजेस होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स आप समझ ले होता है कि कैफियत, नींद में की कैफियत होती है ना, ये सारे ये 4-5 जो फेज है, ये कैफियत को बयान कर रहा है। उसमें से एक कैफियत वो रुकूद था, एक नुआस होता है, एक हुजू होता है, एक सुबात होता है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला खुद कुरान से बता रहे हैं कि ये सारा फेजेस है। ये सारी फेजेस जो आज साइंस हमें बताई है, ये हम लोग एक्चुअली पता था। बट वही है ना, वो लोग जब निकाल के दिखाते हैं तब हम लोग को दिखता है नहीं। वहाँ पे समझ गई आप? मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नहीं समझी। मैं क्वेश्चन नहीं समझी। फेजेस तो उनके साथ होंगे ना जिनको नींद आती है ना? तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नींद की गोलियाँ खानी पड़ रही है, यानी वो ज़बरदस्ती सो रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं। तो क्या उनके साथ भी यही फेजेस होते हैं? ये सारे फेजेस जब भी आप सोएंगी तभी होंगे, लेकिन अगर आप इंसोम्निया क्यों होता है आप पूछ रही हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, लाइफ पैटर्न भी बहुत हद तक इफेक्ट करता है। और फिर उसको एक अलग केस स्टडी लेना पड़ेगा ना कि क्या मसला है बंदे के साथ। बहुत लोग जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनको रात रात को नींद नहीं आती। और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने कहा था कि अगर आप दोपहर को सो जाएंगी या आप अगर मगरिब से पहले सो जाएंगी ना, फिर आप देखेंगी कि नींद नहीं आता है जल्दी रात में। तो ये भी एक चीज़ है। अगर इनसोम्निया आप खुसूसन बोल रही हैं जिनको रात रात नींद ही नहीं आता, तो उसका स्लीप साइकिल से कोई ताल्लुक नहीं है बेसिकली। अब उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। और स्लीप साइकिल कभी भी होगा, आप दोपहर में भी सोइएगा तो स्लीप साइकिल के ही फेज़ से ही गुज़रिएगा, वो जब भी आप सोएँ। तो आप अगर चेयर में बैठे-बैठे भी सो रही हैं, तो आप कोई न कोई एक फेज़ में होंगी ना। समझी आप मेरी बात? हुँ। हुँ, तो रात में सोना ज़रूरी नहीं है, दिन में भी सो सकते हैं। तो ये सारे फेजेस होंगे। देखिए, रात में सोना तो ज़रूरी है बिकॉज़ रात में जैसे मैंने बताया था ना कि मेलाटोनिन एक्टिवेट होता है, और इसलिए रसूलुल्लाह ने लाइट ऑफ़ करने का भी कहा कि मतलब आँख बुझा दो, क्योंकि आग बुझा देने से एक्चुअली मैंने हॉर्मोन्स कवर नहीं किया है, इसलिए शायद ये कन्फ्यूज़न आ रहा हो। मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो आपके स्लीप साइकिल के साथ एसोसिएटेड है। जैसे ही मगरिब क्रॉस होता है, जैसे ही मगरिब का टाइम ओवर होता है, उसके बाद मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ना शुरू होता है, और वो बढ़ते वो पीक में आ जाता है आपके मिडनाइट में। तो होता क्या है ना कि इस वक़्त जब सोते हैं तो हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमने लास्ट क्लास बता रही थी, सर्काडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो उसके साथ रेज़ोनेट करता है, और फिर आपको एक प्रॉपर नींद आती है। लेकिन आप दोपहर में जब सोएँगी या कोई और टाइम पे सोएँगी तो वो हार्मोन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा ना। और जैसे ही फजर का वक़्त होता है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ द डॉन, तो उस वक़्त होता क्या है कि बॉडी बिल्कुल अलाइन्ड जो है हमारा सन से, वो मेलाटोनिन का ड्रॉप होता है। मेलाटोनिन की ड्रॉप होती है, और फिर वो हमारा वेक होने का टाइम होता है कि उठ जाओ।
नमाज़ अदा करो, एक्टिविटी स्टार्ट करो। फिर उसके बाद भी और भी हार्मोन्स हैं जो सीक्रेट होते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ के बाद सहाबाओं से पूछा करते थे कि किसने अ, किसने सदका किया, किसने बीमार की आदत की? और भी एक सवाल था जो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो सहाबा वो कर आया करते थे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा होते थे कि हाँ, मैंने किया है। तो कहने का मतलब ये है कि फ़जर के वो जो ब्रेकिंग ऑफ द डॉन है ना, वहाँ पे जब आपने एक्टिविटीज़ शुरू करें, स्पेशली ये सारी एक्टिविटी जिसकी रसूलुल्लाह ने बात की, बीमार की आदत करना या कोई भी सदका वाला काम करना, मतलब जिसमें आपको ऑक्सीटोसिन जनरेट हो। यानी कि कोई भी हम गिविंग काम करते हैं जिसमें अगले वाले की मैंने मदद की, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। तो वो क्या होता है कि वो हमारे रात भर में जो कॉर्टिज़ोल हमारे बॉडी में मौजूद है, वो उसके साथ रिएक्ट करके वो वैसे प्रेशर से क्रिएट करता है। अब ये सारा मामला तो नहीं होगा ना जब आप दिन में सोएँगी तो। मैंने हार्मोन कवर नहीं किया था इसलिए मैंने ये वाला बात बोला नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह वो सारे नाम के साथ नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं कंटिन्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन चैट में है, आप रीड कर सकती हैं या मैं पढ़ूँ? सानिया परवीन का क्वेश्चन है, जी, मैं रीड व्हाई कर व्हेन वी लेती हूँ। वेक अप एट द हजर टाइम but still feeling sleepy, not active, no matter you sleep early, why it happens or not feeling active? देखिए, अभी क्या है ना हम लोग ने अपना वो 7-8 घंटे का जो एक पैटर्न बना लिया है ना, उसकी वज़ह से भी दिक्कत आएँगी। ठीक है? जब आप शिफ्ट हम लोग जब करेंगे अपना वापस के नॉर्मल स्लीप साइकिल में जाने का, जो हमारे सेहत के लिए बेहतरीन है और जो एक्चुअली सुन्नत से साबित है, तो आपको अपने बॉडी के अगेंस्ट तो जाना पड़ेगा इनिशियली। इनिशियली वैसे ही फ़ील होगा क्योंकि हम लोग को आदत हो गई है ना ज़्यादा सोने की। सो इस वज़ह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्लीप ले लें तो 4 घंटा भी अगर कोई सो लेता है ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप इशा के बाद 4 या 5 घंटे भी सोकर आप मिडनाइट उठ रही हैं, तो एनर्जी रहते है उस वक़्त बॉडी में। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उठेंगी तो शायद ना रहे, लेकिन एक्चुअली मसला क्या है ना, वो अडैप्टेबिलिटी पे भी होता है कि आप अडैप्ट हो जाएँगे। जब आप वैसा कर लेंगी ना एक बार, करना पड़ता है उसको करते-करते फिर अडैप्ट हो जाते हैं। एंड इनिशियली ऑब्वियसली जो लोग हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है उसमें एक्टिवनेस फ़ील नहीं होता। Why for some people little bit sleep is enough compared than other who sleeps 5 or 6 hours. देखिए, लोग ऐसा तो कहा जाता है कि लोग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और साइंटिफिकली 7 टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए। बट एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन दिस बिकॉज़ मुझे लगता है कि 4 टू 5 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ सफिशिएंट क्योंकि अगर आप रसूलुल्लाह का स्लीप एक्चुअली काउंट करेंगे, तो वो कितना घंटा हो रहा है? 4-5 5 घंटा करीब ही होता है वो रफली 4 टू 5 आवर्स। और क्यों किसी के लिए आसान होता है, किसी के लिए मुश्किल, मुझे लगता है ये जस्ट प्रैक्टिस पे है। इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस कि कौन कितना अंदर से अ, वाक़ई कोई पर्पस लेके है। जैसे आप साइंटिस्ट लोग को मोस्टली देखेंगे ना, कोई भी साइंटिस्ट उठा लें या कोई भी इंसान जो बड़ा काम किया है ना, वो लोग नहीं सोते थे ज़्यादा। मुझको लगता है वो आपका पर्पस भी डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट चाहिए नींद का। अगर मेरा पर्पस ही छोटा है तो फिर उनको मेरा बॉडी बहुत जल्दी टायर्ड भी हो जाएगा कि अब हो गया चलो सोना है। लेकिन जब मेरा पर्पस ही बड़ा होगा उसके लिए हमको काम ज़्यादा करना है तो मेरा बॉडी उसी में एडजस्ट करेगा कि 4 घंटे में ही बॉडी चलाओ। इसमें आप वो भी ऐड कीजिए कि रूह निकल जाती है नींद के टाइम पे हमारी। क्या हो जाती है? ये कहा जाता है ना कि हमारी रूह जो है वो सफ़र के लिए निकल जाती है और हम हमारा जिस्म रह जाता है। एक आयत में भी है ना, तो रूह के बारे में जब हुँ। आयत थी तो उसमें तो नफ्स लिखा था। नफ्स रोक लेते हैं। जी, तो आप पूछना क्या चाह रही हैं मैं समझी नहीं?
तो ये भी एक बात होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपने नहीं बताया। अच्छा हाँ, कि वो रूम में कभी आती है। एक्चुअली मैं उस पे रिसर्च करना चाह रही थी कि उस पे साइंस क्या कहती है, लेकिन मुझे उसका मौका नहीं मिला, इसलिए मैं वो पॉइंट ऐड नहीं की। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग नींद सोते हैं तो फिर हमारी रूह आसमान में चली जाती है, और इसलिए ना सो के उठने का वो दुआ है कि हुज़ूर जो पढ़ते थे कि तूने मौत के बाद हमें ज़िंदगी दी। तो वो एक्चुअली इट इज़ अ डेथ फेज़, क्योंकि आपका रूह वहाँ से निकल चुका होता है, एंड आई थिंक दिस इज़ अबाउट M4 फेज़, बट पता नहीं, मैंने अभी वैसा कुछ रिसर्च किया नहीं है। और वन मोर क्वेश्चन मैंने इज देयर। हाँ, बोलिए। यहाँ पे अधिबा ने क्वेश्चन लिखा है, ड्रीम ड्यूरिंग स्लीप implies REM mode. नॉट ऑलवेज़, रेम मोड का जो ड्रीम होता है बहुत विविड होता है। आपको याद रहता है जो वो रेम फ़ेज़ का ड्रीम है। आप नॉन रेम में भी ड्रीम कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। नॉन रेम में ड्रीम आता है नॉन रेम में भी, बट यूजुअली उस पॉइंट पे आपके मसल्स रिलैक्स्ड रहते हैं, बॉडी रिलैक्स्ड रहती हैं, लेकिन एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट का फ़ेज़ रहता है, तो आपको चीज़ें भी याद नहीं रहती। लेकिन रेम में ख़ुसूसन आपकी ब्रेन स्पेशली एक्टिव हो जाती है और मेमोरी कंसोलिडेट ज़्यादा रेट में होता है। तो इस वज़ह से वो ज़्यादा विविड होता है। इसलिए कहा जाता है ड्रीम्स आर यूजुअली ऑफ रेम। लेकिन जैसे मैंने वो हदीस से ये बात को अंडरस्टैंड किया, मुझे जहाँ तक समझ में आया कि नबी को रेम फ़ेज़ नहीं आता था। सो फिर लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि उनके जो ड्रीम्स होते थे वो रेवलेशन होता था। एक्चुअली मुझको लगता है ये और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, क्योंकि साइंटिस्ट का यही कहना है ना कि रेम फेज़ में जो आप ड्रीम्स देख रहे हैं, इट इज़ मोर ऑफ योर न्यूरल एक्टिविटी, कि आपका ब्रेन उस वक़्त जो खुद से क्रिएट कर रहा है। और रसूलुल्लाह की जो ड्रीम है वो रेवलेशन थी, तो वो खुद से क्रिएटेड नहीं थी। इट वाज़ नॉट अबाउट मेमोरी कंसोलिडेशन, इट इज़ नॉट अबाउट योर न्यूरॉन्स मेकिंग अप समथिंग। सो आई थिंक कि ये बात जो है ना वो बिल्कुल रेज़ोनेट करती है हदीस के साथ कि रेम फ़ेज़ नहीं था। और जिस तरह उनकी हार्ट नहीं सोती थी, उनको मेलाटोनिया नहीं होता था, वो कोई भी एक्टिविटी होती थी वो फ़ौरन उठ जाते थे ना, क्योंकि वो उस गहराई में नहीं जाते थे, तो बेसिकली उनको मेलाटोनिया ही नहीं होता था, ये बात है। तो रेम फ़ेज़ नहीं होता था मेरे जहाँ तक मुझे समझ में आया है। समझ गई आप अच्छा, आफ़रीन? एक क्वेश्चन ये है कि आपने जितनी भी चीज़ें बताई वो बेनिफिट्स ऑफ या पार्शियली जिस तरह से हम लोग को सोना चाहिए उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपने शेयर किए, और जो लोग इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, जो लोग इसके जस्ट अगेंस्ट होते हैं या ज़्यादा सोते हैं, इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या उनका ज़्यादा नुकसान होता है? उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ज़्यादा सोने मतलब के ऑड नुकसान भी। टाइमिंग्स में जो लोग सोते हैं, ऑड टाइमिंग्स में, जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर और मगरिब के दरमियान ना सोया करो, या दोनों वक़्त मिलते वक़्त ना सोया करो, कुछ इस तरह से है। तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर कोई इसके अगेंस्ट काम करता है? अगर वैसे टाइम पे सोया जा रहा है ना, असर मगरिब के दरमियान या कोई भी ऐसा टाइम है जो एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं है बॉडी के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगे, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि आपका सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब होता है। बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वो डिस्टर्ब होता है। जैसे हम लोग लास्ट डे पढ़े थे ना कि अगर आप प्रॉपर टाइम पे नहीं खाती हैं तो उसकी वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होते हैं, उसी तरह स्लीप का भी मामला है। कि अगर हम कोई भी चीज़ बेटाइम कर रहे हैं तो उसमें मेरा बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगा, हार्मोनल डिसबैलेंस होंगे, तरह-तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। फिर आपने कोई इंसोम्निया के बारे कह रहा था, तो इंसोम्निया होगा और भी तरह-तरह की डिज़ीज़ हैं, वो सारे एज़ अ रिज़ल्ट होंगे। हाँ, बोलिए। कुछ बोल रही थी आप उसमें? जी, एक क्वेश्चन ये भी था कि जो लोग मतलब इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि हमें 8 घंटे सोना चाहिए, और डॉक्टर्स का जैसे कहना होता है कि बॉडी उसमें ज़्यादा रिकवर करती है, अगर कोई पेशेंट है तो वो हील अप जल्दी होता है।
तो अगर कोई पेशेंट है तो हम उसको सुन्नह तरीक़े से कैसे उसको ला सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो उसको रिकमेंडेड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप स्लीप करे ताकि वो जल्दी रिकवर करे। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है सुन्नत नहीं, से। वो तो ठीक है ना, वो तो एक केस है कि अब बंदे को आराम चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप वैसे बच्चे का नींद देखिएगा तो वो लोग 15-16 घंटा सोता है और नींद वेरी करता है, लेकिन हाँ, कोई बीमार है तो वो ज़्यादा सोएगा ना, तो उससे क्या है कि उसकी बॉडी जल्दी हील होगी क्योंकि मसल रिलैक्स होगा। ये हम साइंटिफिकली आपको बता रहे हैं, लेकिन मेरा दीन इसमें क्या कहता है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो जब तक मैं नहीं पढ़ूँगी मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। मैं साइन आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि ऑब्वियसली कि बॉडी रिलैक्स हो रहा है, मसल रिलैक्स हो रहा है, तो आप रिकवर करेंगी, जल्दी बॉडी रिकवर करेगा उस चीज़ से। अच्छा, जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स भी और जो इनोसेंट एडोलेंस के एज पे होते हैं, चिल्ड्रंस, तो वो लोग जो सोते हैं तो वो लोग क्या रेल में सोते हैं या उनका क्या, या सेगमेंटेड वो भी सो सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी? बच्चों की जी, नींद उसको कैसे रिलेट करें? वो लोग भी यही फ़ेज़ेज़ से गुज़रते हैं और उन लोगों में डीप स्लीप ही ज़्यादा होता है और रेम में भी होते हैं। मोस्टली वो लोग रेम में होते हैं एंड एम4 में होते हैं और उनका बहुत लॉन्ग स्पैन होता है, ठीक है? और स्लीप साइकिल एक बार कंप्लीट हो जाता है ना 120 मिनट्स का, वो दोबारा रिपीट होता है, फिर दोबारा रिपीट होता है, दोबारा रिपीट होता है। तो आप जितना लंबा सोती हैं तो उतनी बार वो रिपिटिटिव होता है। रफली 120 मिनट्स कहा जा रहा है, लेकिन आप N3 टू N4, N2 टू N3 कहीं से भी कहीं जंप कर सकते हैं ना, तो एक डिमार्केशन देना बहुत मुश्किल है वैसे। बट ये इसी फ़ेज़ेज़ से गुज़रते हैं हम लोग। इंशाल्लाह इसको हम लोग अगले सेशन में कवर कर सकते हैं। नमाज़ की हालत में जब नींद आती है ना, तो वो मुनाफ़िक़त की पहचान है। लेकिन जंग के हालत में जब नींद आती है, तो वो ईमान की निशानी है। एक्चुअली जब मैं बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के थ्रू जा रही थी ना, मुझे एक ये सहाबा को जो जंग के वक़्त नींद आ रही थी, उसपे भी पूरा वो तज़किरा था, लेकिन समहाउ आई लॉस्ट दैट पेपर और मुझे वो मिल नहीं रहा। सूरह अनफाल, सूरह अनफाल सेकंड रुकू। जी? सूरह अनफाल सेकंड रुकू में ये तज़किरा है। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आपने बात करी ना सकीनत उतरती है, मतलब जो नींद ऊँघ आती है, ये जंग के मैदान में आती है। क्या जंग के अलावा जब अल्लाह की राह में कोई बंदा निकलता है फ़ी सबिलिल्लाह, उस दौरान जो उसके अंदर एक इत्मीनान होता है क्या, या उसके अंदर जो एक सकीनत उतरती है, वो उसी से रिलेटेड उसका कोई पार्ट होता है या वो ख़ास है खाली जंग के लिए? सपोज़ कीजिए आप किसी मुनाफ़िक या काफ़िर से कोई इस्लामिकली किसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी वॉर में है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, उस वक़्त आपको फ़ील हो रही है, बड़ी रिलैक्सिंग मोड फ़ील हो रहा है या बड़ा कम्फ़र्ट ज़ोन में आप बैठ के उसको जवाब दे रहे हैं। एक हिसाब से आपको नींद की कैफ़ियत है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप इतनी आसानी से उसको इतने हार्ड उसके आर्गुमेंट के आप रिप्लाई देते चले जा रहे हैं। तो और आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या उसको कहेंगे कि वो सकीनत उतर रही है या वो स्पेशली फॉर ग़ज़वात, या जो अभी हो रही है जंग उससे कहीं रिलेट कर सकते हैं? ये सब कुछ कुर्बान हो रहा है फिर भी लोग बड़े सुकून में हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं, आप सवाल समझ नहीं पा रही, तो आप सो कह भी रही रहे हैं हैं। उस कैफ़ियत में नींद नहीं आती है, ये कह रही हैं आप? नहीं, कि नींद नींद आ आती रही है? है, नींद आ हाँ, रही है इससे मुराद ये है कि जब इंसान मेंटल प्रेशर में से रिलीज़ होता है, मतलब नहीं होता है जब उसको कोई मेंटल प्रेशर, तभी वो तो उसका मन करता है कि मतलब उसका ब्रेन सोना चाहता है। जी। तो ये मेरा पूछने का मतलब है, क्या वो खाली ग़ज़वे के लिए स्पेशलाइज़ था, मतलब ख़ास था, मुख़्तस था, या फ़ी सबिलिल्लाह किसी भी काम के लिए जिसको हम जद्दोजहद से रिलेट करें, जिहाद से रिलेट करें, उसमें वो वैरी करेगा?
वो किसी भी काम जैसे के कि लिए पढ़ने में किसी को नींद आए तो उसको नफ़रत कहते हैं ना, अभी आपने बताया। तो हुँ, हुँ, इबादत में हुँ। तो समझ में आ रहा है, तो इसी तरह और भी बहुत सारे काम हैं अल्लाह की राह में, जी। तो उसमें भी तो इसको एक्चुअली कैसे रिलेट करेंगे? ख़ास है या एक्चुअली नहीं, ये स्पेसिफ़िक सिर्फ़ नहीं है? ग़ज़वा पे स्पेसिफ़िक नहीं है क्योंकि ग़ज़वा के दौरान जो मामला हो रहा है और आप जो केसेस दे रही हैं कि आप अल्लाह की राह में जद्दोजहद कर रही हैं या किसी से दीन की बात कर रही हैं या उन्हें कुछ समझा रही हैं और फिर आप महसूस कर रही हैं कि आपको नींद आ रही है या फिर मान लें आप कोई भी अच्छा काम कर रही हैं, डोनेट कर रही हैं या कोई भी काम जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है बेसिकली। जैसे हम कोई भी सेल्फलेस काम करते हैं जिसमें हम किसी को कुछ दे रहे हैं, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, अगले वाले का फ़ायदा है, तो बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और ये एक रिसर्च में ये बताया गया है कि ऑक्सीटोसिन का एक काम ये भी है कि वो क्या होता है ना, वो बॉडी को एक अलग तरह का स्कीना देता है एंड वो बंदा बहुत रिलैक्स्ड होता है और स्लीपीनेस में वो जाता है। और जंग में भी यही मामला होता है ना कि अगर वो बंदा वाक़ई अल्लाह के लिए लड़ रहा है और वो उस बिल्कुल ख़लूस दिल से है और कोई भी उसके अंदर क्या कहते हैं, रियाकारी या कोई भी चीज़ तरह की मामला नहीं है, तो उस दौरान अगर नींद आती है तो ये बहुत अच्छी अलामत है। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस अपने रब से अलाइन्ड है और जब हमको पता है कि मेरा पर्पस अल्लाह से अलाइन है और फिर हम उसकी खातिर ये काम कर रहे हैं, तो फिर मेरा बॉडी का एक-एक अज़ा भी जा रहा है ना, तो वो आपको एक सुकून तारी कर रहा है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीटोसिन का फ्लो हो रहा है। जैसे अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज़ में जब खड़े हुआ वो क्या कहते हैं, खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा था तीर तान के निकाल लेना। क्यों? क्योंकि उस वक़्त एक ऑक्सीटोसिन का फ्लो होगा जिसकी वज़ह से वो तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। तो ये एक हार्मोनल बात है जिसमें ये कोई भी आप ऐसा काम करती हैं जिसमें आप एक्चुअली अपने आप को अपने रब से क्या कहते हैं अलाइन कर रही हैं, तो ये मामला होता है कि फिर वो आपको सकीना आएगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। स्टेप इज़ इट ओके फॉर योर बॉडी? ये आप तो रोज़ाना नहीं करेंगी ना, अगर आपके वाक़ई कोई पर्पस है, कोई काम है, तो आप ये कर सकती हैं कि आप नहीं सो रही हैं, आप कैफ़ीन वग़ैरह ले रही हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट ओके अगर आप रोज़ाना डेली बेसिस में करेंगी तो ये सही नहीं है। लेकिन कभी इंसान पे वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो कर ही सकते हैं। अब इसके क्या-क्या हार्म्स होते हैं अगर आप वो पूछेंगी, फिर वो मुझे और डीप स्टडी करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली हार्म्स तो होते होंगे। ये जो नींद का आप और यूथ का क्या कनेक्शन है? यूथ्स को बहुत ज़्यादा नींद आती है, आजकल तो बहुत ज़्यादा। पर्पस क्लियर नहीं है ना इसीलिए। जब गोल नहीं होता है ना, तब फिर बॉडी बहुत रिलैक्स मोड में होता है। मैंने कहा ना ड्यूरेशन का भी यही मामला है। अब कोई भी साइंटिस्ट उठा के देख लें, कोई 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था। अदीबा का क्वेश्चन है, अदीबा प्लीज़ अनम्यूट करें, अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम मल्टीपल। वालेकुम अस्सलाम। सवाल ये है कि जब हम ड्रीम्स देखते हैं और जब आई मीन ये आयत में अभी आता है राइट कि हमारी नफ्स अल्लाह ताला ले लेते हैं, रूह को अल्लाह ताला ले लेते हैं जब हम सोते हैं तो। और ड्रीम्स में हम ऐसी चीज़ें देखते हैं लाइक अगर मैं कोई कोई जगह पर सो रही हूँ तो शायद मुझे वो जगह का ड्रीम ना आए, कोई और जगह का ड्रीम आए। तो क्या मेरी रूह ट्रैवल कर रही है नींद में? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर रूह ट्रैवल कर रही है और हम कुछ ड्रीम देख रहे हैं और वो ट्रू ड्रीम है, तो वो ट्रू ड्रीम हमको तभी पता चलेगा कि अगर वो आपके सामने कल कभी भी आपके फ्यूचर में वो सामने आए तो क्या हम ये यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि हम फ्यूचर देख के आए हैं ख्वाब में? क्या हमारी रूह फ्यूचर में भी ट्रैवल कर रही है ड्रीम्स में? ये बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, यू टेक योर टाइम।
आप आंसर, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज आंसर करिए। एक्चुअली मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं इंशाल्लाह कुछ स्टडी करके बताऊँगी। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ है कि जब रूह का जो मामला है ना, कि वो जब रूह ले लिया जाता है ऊपर, क्योंकि आप अपनी डीप स्लीप में जा चुकी होती हैं। अब अगर आप सपने में देख रही हैं कि आप ट्रैवल कर रही हैं या कुछ भी, तो वो तो रेम फेज़ का विविड ड्रीमिंग हुआ ना। बहुत कुछ देखते हैं हम लोग सपने में, बहुत सारी, वो तो बहुत ही इमेजिनेटिव फेज़ होता है। वो तमाम चीज़ें देखते हैं जो नहीं, रियल लाइफ़ में हम लोग सोचते हैं मुमकिन भी नहीं है। सो आई डोंट थिंक इसका रूह से कोई ताल्लुक है, बट फिर भी हम एक बार देखेंगे सर्च करके। और आपका दूसरा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। जो हमारे सच्चे ख्वाब होते हैं, राइट? हुँ। तो अगर कोई शख्स को सच्चा ख्वाब आ रहा है और वो ख्वाब आपको बाद में ही पता चलेगा कि वो सही था या गलत, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी रूट फ्यूचर ट्रैवल कर फ्यूचर देखकर आई है? वंस अगेन मुझे नहीं लगता है कि रूह का इसमें कोई रोल है, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। हुँ, ठीक। मुबारक भाई, आप इसका जवाब दीजिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, मैं थोड़ा सा बिजी था, आई एम सॉरी। ओके फातिमा, थैंक यू वेरी मच, बारकाल्लाहु फीक फॉर योर प्रेजेंटेशन। ओके, यू हैव डन रियली वेल। ओके, आई वुड लाइक कि आप ना इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके और ज़्यादा इसको थियोरेटिकली जो है आप एक पेपर की, रिसर्च पेपर की शक्ल में अगर से आप प्रोवाइड कर सकें सबको, आई थिंक दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। बिकॉज हम देख रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द सेशन वेयर पीपल आर इंटरेक्टिंग मच। ओके, बहुत कम ही ऐसे सेशंस रहे हैं जहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है जो एक्सपेक्ट किया है लोगों से, मतलब उनमें से एक सेशन ये भी है। सो ना, इसकी हम अगर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और लोगों को देंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, तो मे बी उनका ना और इंटरेस्ट बढ़ेगा और सम न्यू इनपुट्स भी जो है आपको मिल सकते हैं। ओके। जी, जी इंशाल्लाह ज़रूर। ओके, बारकाल्लाहु फीक अगेन फॉर योर प्रेजेंटेशन। ओके, तो क्या क्या कह रहे थे आप असमा? दीपा का क्वेश्चन है कि क्या जो हम ख्वाब देखते हैं और वो अभी सच होता नहीं है जब तक, तो जब सच हो जाता है, रियलिटी की आ जाती है और मुझे पता चलता है कि वो ट्रू था, तो क्या इससे ये पता करें, हम ये समझें कि हमने फ्यूचर में, हमारी रूह ने ट्रैवल किया था और हमें फ्यूचर में जो ख्वाब में नजर आ गया था, क्या इस तरह से हम उसको देखें? ये उनका क्वेश्चन ओके, था। ओके फाइन। ओके, व्हेन इट कम्स टू ड्रीम, देखें, जब तक रिलीजन की बात है, रिलीजन बहुत ही क्लियर है इसके मुतालिक कि मतलब ऐसी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस या फिर क्लियर एक्सप्लेनेशंस नहीं दी गई इसके बारे में कि ख्वाब के जब ख्वाब आता है एक इंसान को, तब रूह जो है वो ट्रैवल कर कर जाती है उस दुनिया में। क्या वो फ्यूचर में जाती है, अगर से पास्ट का ख्वाब आया है तो पास्ट में जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बारे में ना मतलब बिल्कुल भी उतनी क्लियरिटी से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन हाँ बिल्कुल, जहाँ तक ख्वाब के माहिरीन हैं, मतलब ताबीर रोया हैं, जो कि प्रोफेसर्स ऑफ ड्रीम्स जिसे हम कहते हैं, तो उनका मतलब ये बेसिकली इज्तिहाद है कि जब इंसान को जो है ख्वाब आता है, उसकी रूह जो है वो ट्रैवल कर कर जो है उस रियलम में जाती है जहाँ पर वो इवेंट जो है वो अकर हो रहा होता है। ओके, अब इसके बारे में मुझे इतनी डिटेल तो नहीं पता कि इन्होंने फ्यूचर और पास्ट दोनों को इम्प्लाई किया है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट को अगर से हम जनरली लेंगे तो इट सिंपली मतलब हमें ये एक्सप्लेन करता है कि ये दोनों चीज़ों में पॉसिबल है कि रूह जो है वो फ्यूचर में भी जा सकती है और फिर पास्ट में भी जा सकती है जब वहाँ पर वो इवेंट अकर हो रहा होता है। ओके, सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम, हमारे पास एक और भी कॉन्सेप्ट है जिसे हम डेजा ऊ कहते हैं, राइट? जो कि वेक में ना आपको ये वाला जो है मतलब फीलिंग ऐसे होती है जहाँ पर अकर कोई इवेंट है जो आपको लगता है कि ये ऑलरेडी जो है अकर हो चुका है,
ओके, इसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी दिए जाते हैं कुछ, और फिर इसके पीछे जो है कुछ थियोलॉजिकल जो है एक्सप्लेनेशंस भी दिए जाते हैं। ओके, यस वी कैन से कि हम इसको थियोराइज तो कर सकते हैं, लेकिन फुल प्रूफ एविडेंटली हम कहने के लिए ना मतलब उतनी ज्यादा मतलब हमारे पास एविडेंस अभी है नहीं कि हम एग्जैक्टली कह सकते हैं हाँ ऐसे ही होता है। ओके।